प्रिय छात्रों, मैं सुरेंद्र मिश्रा ज्ञान गोदावरी में आपका स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में हिंदी का ये बोलबाला है। हिंदी को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्यों? आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हमारे हिंदी में आप जितने भी देखेंगे कम से कम 100 नंबर में हिंदी की बाहुल्यता होती है और इस 100 नंबर को प्राप्त करने के लिए हमें हिंदी को समझना आवश्यक होता है। अगर हमने हिंदी को समझ लिया तो निश्चित है कि हम इसमें एक अच्छी उपलब्धि करेंगे। हिंदी में कुल 25 से 26 चैप्टर होते हैं। इन सभी चैप्टरों का अपना अपना महत्व होता है। प्रमुख चैप्टर 7 से 8 माने जाते हैं, जैसे रस है, संधि है, अलंकार है, समास है और इसके बाद उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम है, वाक्य संशोधन है। इस तरह कुल 8 से 9 चैप्टर, 7 से 8 से मैंने बताया, लेकिन 8 से 9 चैप्टर ऐसे होते हैं जिस पर आपका अगर ध्यान केंद्रित हो गया तो मेरे प्रिय छात्रों आपको अंक पाने में असुविधा नहीं होगी। तो इस तरह करके अब देखिए, सबसे पहले हम जो अपना चैप्टर शुरू करेंगे अलंकार। अलंकार में इसको कैसे बताया, अब हम लोग पहले शुरू करेंगे अलंकार। प्रिय छात्रों, सबसे बड़ी जरूरत अलंकार में यह होती है कि इस पर आपसे प्रश्न कहां से निर्धारित हो रहे हैं। इसमें जो प्रश्न का निर्धारण होगा तो पहली तो परिभाषा से प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरा प्रश्न उदाहरण से पूछा जाएगा, तीसरा जो होता है परिभाषा से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हमने इन सभी चीजों को ध्यान में रखा, परिभाषा जैसे अभी आपके एग्जाम में आया था सौंदर्य मूलंकारः यह कथन किसका है। सौंदर्य मूलंकारः यह कथन किसका है। अब हमारा जो विद्यार्थी है इस परिभाषा को जानता ही नहीं है कि इसको कहा किसने है। सबसे बड़ी जरूरत है कि आपको इनमें आप देखिए कि इसमें हमारे अलंकार का निरूपण करने वाले वामन हुए, दंडी हुए, केशव ने भी किया, माने अनेक प्रकार के ऐसे विद्वान आए जिन्होंने रस के परिभाषा पर बड़ी गहराई से अध्ययन किया। प्रिय छात्रों, समस्या है कि परिभाषा है सौंदर्य मूलंकारः यह कथन किसका है। अब इसको आपको मालूम नहीं है। सर्वप्रथम देखिए, अब हम लोग चलते हैं इसके उस पर परिभाषा।
हमारे अलंकार की परिभाषा हमारे विभिन्न विद्वानों ने दिया। पहले परिभाषा हमारे आचार्य वामन ने दिया। आचार्य वामन का क्या मानना था? इन्होंने जो परिभाषा दी, इन्होंने दिया अलम करोति काव्यम। अलम करोति काव्यम, हमें इसकी चीजों को भी समझना होगा। ये अलम करोति काव्यम, अलम माने हमारे वैयाकरणों ने बताया सुंदर, सुशोभित। सुशोभित। करोति माने करता है। काव्यम माने काव्य को, यानी जो शब्द काव्य को सुशोभित करता है उसे हम अलंकार कहते हैं। यह हमारे वामन महोदय का था। दूसरे हमारे आए आचार्य दंडी। आचार्य दंडी महोदय ने जो अलंकार की परिभाषा दी, मित्रों उस परिभाषा में भी काफी रहस्य छिपा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारः प्रचक्षते। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारः प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा को जो करने वाले तथ्य होते हैं उन तथ्यों को ही अलंकार कहते हैं। यदि सबसे बड़ी, अब इसमें देखिए प्रिय छात्रों एक चीज छिपा हुआ है, धर्मान। धर्मान को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर आपने धर्मान को समझ लिया तब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने जो कहा धर्मान का मतलब होता है तत्व। धर्मान का जो अभिप्राय होता है वह तत्व से माना जाता है। और तत्व क्या होंगे? तत्व का मतलब होता है कि सार। तो हमारे अलंकार में सार होंगे, तत्व होंगे। उन तथ्यों के माध्यम से हमारा अलंकार होता है। वास्तव में अगर आप देखें तो अलंकार का मतलब होता है सुशोभित करना। अब एक किसको सुशोभित करेगा? शब्द, जो कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिससे काव्य की शोभा बढ़ती हो, और जैसे ही काव्य की शोभा बढ़ती है वह अलंकार में परिवर्तित होता है। दूसरे हमारे महोदय आए आचार्य केशव प्रसाद।
आचार्य केशव प्रसाद। आचार्य केशव ने यह कहा कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, यानी स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की भी शोभा, यानी काव्य की जो हमारी शोभा होती है वह अलंकार से होती है। ये हमारे आचार्य केशव प्रसाद का कथन है। मेरे प्रिय छात्रों, आपसे इसी से प्रश्न पूछा जाएगा। इन कथनों को अगर आपने देखिए, हमारे दंडी महोदय ने, वामन महोदय ने एक दूसरी परिभाषा भी दी, वो दिया कि सौंदर्य मूलंकारः, सौंदर्य मूलंकारः, यानी इसको अगर आप देखें तो वास्तव में अलंकार का पूरा रस, पूरा का पूरा अर्थ समाहित है। यानी यहाँ ये कहा गया कि अलंकार का, यहाँ पैदा हुआ अलंकार, अलंकार का मूल क्या है? उसका केवल एक कारण है, सुंदरता को बढ़ाना। तो यानी इन परिभाषाओं में भी अगर मेरे छात्र जाए आप लोग तो आपको पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन इस परिभाषा के आधार पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला कब पूछा गया? यह कथन किसका है? ये पहला पूछा गया कि इसको किस विद्वान ने लिखा। जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, तो काव्य की शोभा अलंकार से होती है। यह कथन किसका है? तो ये हमारे आचार्य केशव जी का है, इन्होंने कहा। इसी तरह हमारे इसमें रामचंद्र शुक्ल जी आए, हजारी प्रसाद द्विवेदी आए, अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। दूसरा पूछेगा कि यह जो दिया है सौंदर्य मूलंकारः, यह कथन किसका है? या काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, यह कथन किसका है? तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि ये हमारी परिभाषाएं हैं। इस परिभाषाओं को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आप अलंकार को जान लेंगे। देखिए, हमारे हिंदी की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है उसका नाम। हमारे यहाँ अलंकार में ही नहीं, व्याकरण में जितने भी नाम दिए गए हैं उन सभी के पीछे उनका अर्थ छिपा हुआ है। अगर उस अर्थ को हम समझ लेंगे, इसको अलग करने में हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अभी हम लोगों ने परिभाषा के बारे में पढ़ा। अब आप देखिए, आइए इसका वर्गीकरण देखते हैं। अब यहां हम लोग चलते हैं अलंकार का वर्गीकरण। प्रिय छात्रों, आजकल अक्सर हमारे पुस्तकों में भी दिया जाता है कि इस अलंकार का वर्गीकरण जो किया गया वह 3 रूपों से हुआ। पहला वर्गीकरण हुआ शब्द के आधार पर। अब पहला वर्गीकरण इसका शब्द के आधार पर किया गया, और जब शब्द के आधार पर किया गया तो इसका नाम ही रख दिया गया शब्दालंकार। इसका पहला नाम रखा गया शब्दालंकार। दूसरा जो हमारे यहाँ वर्गीकरण किया गया वह अर्थ के आधार पर किया गया।
अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया उस अलंकार का नाम रख दिया गया अर्थालंकार। तीसरा जो वर्गीकरण किया गया कि जो इन दोनों में नहीं है तो इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया उभयालंकार। यानी हमारे यहाँ 3 प्रकार का इसका वर्गीकरण किया गया। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार। इस शब्दालंकार की जो पहचान हमारे यहाँ होती है शब्द के द्वारा होती है, अर्थालंकार की जो पहचान होती है अर्थ के द्वारा होती है, उभयालंकार में जो है वह जो इन दोनों की अतिरिक्त बचता है उसमें उभयालंकार आता है। ये भी इसके भी 2-3 भेद होते हैं। प्रिय छात्रों, आइए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हमको जानना क्या है। शब्दालंकार। शब्द के आधार पर जो चयन किया गया तो इस शब्दालंकार में 3 विकल्प आए। नंबर 1 अनुप्रास, इसका जो दूसरा कारण आया यमक, और जो तीसरा कारण आया श्लेष। हमारे विज्ञान इसमें एक अलंकार और बढ़ा देते हैं वक्रोक्ति। यानी इतने अलंकार हमारे शब्दालंकार में आते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है अर्थालंकार। इस अर्थालंकार में कितने अलंकारों का समावेश मिलता है आज तक विद्वानों में मत ऐक्य नहीं है। कुछ विद्वान 101 की संख्या मानते हैं, कुछ विद्वान 108 की संख्या मानते हैं, कुछ विद्वान 98 की संख्या मानते हैं। अलग अलग जो व्याकरण की किताबें हैं सब में भिन्नता है, इसको हम आपको बताएंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं शब्दालंकार लेंगे। शब्दालंकार। इसमें पहला अलंकार चलेगा अनुप्रास अलंकार। प्रिय छात्रों, इस अलंकार में बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। आज हमारा जो विद्यार्थी है इसमें फंस जाता है। कारण क्यों हो रहा है? ध्यान न देना। बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, बड़े बड़े ख्वाब देखता है, लेकिन समझ में नहीं पाता। जैसे अभी एक एग्जाम में यह प्रश्न आया कि अनुप्रास में आवृत्ति होती है। यानी एक प्रश्न यही पूछा गया कि आवृत्ति होती है। देखिए, हमारा जो विद्यार्थी है बैसाखी के बिना नहीं चल पाएगा, अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है। घिसा पिटा आंसर, घिसा पिटा चीज नहीं कुछ मिलता है तो उसका एक विकल्प है, उसको हम बताएं। यहाँ आपको विकल्प दिया। नंबर 1 वर्ण की, नंबर 2 शब्द की, नंबर 3 अर्थ की, और नंबर 4 किसी का नहीं।
आप देख रहे होंगे, यानी वर्ण, शब्द, अर्थ और किसी का नहीं। अगर हमारे विद्यार्थियों की एक बड़ी विशेषता होती है कि इन 3 विकल्पों में से किसी विकल्प का उसे ज्ञान नहीं है, उसमें वो फंसा हुआ है, तो वह सीधे एक विकल्प जो मिलता है, भगवान का नाम लिया और किसी नहीं पर गोला मार के चला आया, देखा जाएगा। मेरे प्रिय छात्रों, आप विषम परिस्थिति में चल रहे हैं, आप प्रतियोगिता देने जा रहे हैं। न तो आप हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं, न आप इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, आप दे रहे हैं प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब ही होता है स्पर्धा। स्पर्धा यानी आपके साथ एक नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, आधे आधे नंबर की लड़ाई होती है, आधे आधे नंबर के लिए आपको जूझना है। अगर आपने इन सब तथ्यों को समझ लिया तो हिंदी में स्कोर, हिंदी को संकट मोचक कहा जाता है, ये भी कहा जाता है। ये बाद में बताऊंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है। क्रिकेट में जब राहुल द्रविड़ आते थे तो जैसे वो पिच पर उतरते थे, लोग खुश हो जाते थे कि अब इंडिया वाले जीत जाएंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप मैथ पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए, जीएस पढ़ लीजिए, सब में बहुत जान लगा देंगे तो 70, 60, 70 के अंक के आगे नहीं आता है। और हिंदी में अगर आपने थोड़ी सी अपनी ईमानदारी दिखाई, थोड़ी सी ईमानदारी दिखाई, बहुत बड़ी ईमानदारी की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज आप करेंगे, सफलता पाएंगे। तो अगर इसमें आपने थोड़ी सी मेहनत किया तो 80 से 85 अंक आपको दे देगा, आगे भी दे सकता है। और जिस एग्जाम में आप हिंदी में 80 से 85, 90 नंबर तक आप प्राप्त किए, आप निश्चित है कि स्कोरर में हो गए, मेरिट में हो गए, आप सफल हो गए। अब चलिए बात करते हैं अनुप्रास अलंकार। यहां आपसे पूछा गया कि आवृत्ति होती है तो 4 विकल्प आपके सामने मिलेंगे। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा अर्थ और चौथा है कोई नहीं। देखिए, अब हम लोग 2 पर इसको ले जाते हैं, या तो वर्ण मान लेंगे और या तो शब्द मान लेंगे, लेकिन कन्फर्म नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे ज्ञान नहीं है। अनुप्रास का मतलब क्या है यह मालूम ही नहीं है। और जब अनुप्रास का मतलब नहीं है तो हम लोगों ने एक परिभाषा रख ली कि जिस अलंकार में एक ही वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होगा। वर्ण माने क्या होता है नहीं मालूम है, वर्ण की परिभाषा क्या होती है नहीं मालूम है। पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था में कि अनासमान संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है और इसमें विकल्प दिया हुआ है वर्ण से, शब्द से, अलंकार से, संधि से। 4 विकल्प दिए हुए हैं। हमारे विद्यार्थी को नहीं मालूम है कि अनासमान का मतलब क्या है। जिस दिन मेरे प्रिय छात्रों अनासमान का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, आप गलती नहीं करेंगे। मैं भी बैठा था एग्जाम में, ड्यूटी कर रहा था, उसमें देखा कि हमारे रूम में 35 छात्र थे, लेकिन कोई इसका सही उत्तर नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? सबने अब देखिए, इसमें 2 प्रश्न बनते हैं मेरे प्रिय छात्रों और दोनों में बड़ा घुमावदार है। पहला प्रश्न अनासमान, अगर इसका अर्थ है आप निकाल लें तो इसका अर्थ है जो कभी नष्ट न हो।
तो जब कभी नष्ट नहीं होगा तो वर्ण की भी तो परिभाषा है कि हमारे मुख से निकलने अखंड ध्वनि। अखंड, अखंड का मतलब होता है जो कभी खंडित न हो। तो जब खंडित नहीं होगा तो सीधी सी बात है वो अनासमान हो जाएगा। तो जब अनासमान अर्थ आपने इसका पहचान लिया तो इसकी परिभाषा में मिला लीजिए, तब तो हमारा विकल्प वर्ण है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ इसको खंडित कर दिए, अधन ना धन स धनवान धन, तो अनासमान बन गया। अब इसको जब हमने मिला दिया तो ये बन गया अनासमान। अब ये अनासमान हो गया, तब ये अनासमान जब होगा तो ये शब्द की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने अलग अलग खंडित किया, और जब अलग अलग खंडित किया तब ये वर्ण नहीं होगा, तब शब्द होगा। लेकिन इस पर हमारा आयोग एक दूसरा प्रश्न इसी से पूछता है, अनासमान है, अब ये हट गया, केवल एक शब्द रह गया है। तो ये हमेशा मेरे प्रिय छात्रों ध्यान रखिएगा, अगर ये अनासमान संबंधित है तो अनासमान के अर्थ पर आपको जाना है। और अगर यह पूछा कि अनासमान है तब आपको इस विकल्प पर जाना होगा। जब इस विकल्प पर जाएंगे तो आपको अनायास मालूम हो जाएगा कि यह वर्ण है कि शब्द है कि अलंकार है कि संधि है। इसी तरह के प्रश्न हम अगर मालूम, अब देखिए यहाँ पर भी एक विवाद है, अनुप्रास में आवृत्ति होती है। अरे मेरे भाई आप देख ले तो अनुप्रास किसका लड़का है, शब्दालंकार का है। तो शब्दालंकार की पहचान किससे होती है, शब्द से। जब शब्दालंकार की पहचान शब्द से होगी तो अनुप्रास की पहचान वर्ण से होगी। ये बड़ा विवादास्पद क्वेश्चन होता है, हर चीजों को आपको जानकारी में आना है। यहां आप देखिए वर्ण से होगी, लेकिन क्यों होगी, अगर इस तथ्य को चल समझे। मान लीजिए आपके घर में 3 लड़के हैं और जब विद्यालय में नाम लिखाया गया तो एक का नाम आपके पिता का रखा, दूसरे का नाम रखा, जब तीसरे वाले का तो क्या चाचा का नाम लिखा देंगे, नहीं। जब चाचा का नाम नहीं लिखाएंगे तो अनुप्रास में हम शब्द की आवृत्ति नहीं बताएंगे। तो अनुप्रास में ये हमेशा ध्यान रखना है कि अनुप्रास एक ऐसा अलंकार है जिसमें केवल वर्ण की ही आवृत्ति होती है, शब्द की नहीं। हाँ, शब्द की आवृत्ति होगी। अब इसमें वर्ण की आवृत्ति क्यों हुई यह देख लीजिए आप लोग। अब देखिए शब्द यहां पर अनुप्रास अलंकार की बात हो रही थी। अनुप्रास अलंकार, मेरे प्रिय छात्रों इस पर ध्यान आपको देना है कि ये बना हुआ है अनुधन प्रास। अगर यही आपके समझ में आ गया कि अनुधन प्रास, तो निश्चित है कि आप अनुप्रास में किसी भी प्रकार का कितना ही क्यों न घुमा करके प्रश्न पूछे, लेकिन आप गलत उत्तर नहीं देंगे। मैंने आपसे कहा है हर का नाम होगा,
अगर आपने इस नाम को विशेषतर यह चीज आपको अनुप्रास में मिलना है। अनुप्रास के जो भेद होंगे, अनुप्रास के भेदों का जो नामकरण दिया गया है, उसी नामकरण पर उसकी पूरी परिभाषा निश्चित है। देखिए ये बना क्या है, अनु। अनु माने पीछे पीछे, और प्रास का अर्थ है चलना। अनुधान प्रास यानी पीछे पीछे चलना। पीछे पीछे चलता क्या है, वर्ण। कैसे चलता है, देखिए जैसे आपने कहा रघुपति, राघव, राजा राम। तो आप इस उदाहरण में देख रहे होंगे कि यहां पर वर्ण की आवृत्ति हुई। पहला वर्ण आया र, दूसरा आया र, तीसरा र, चौथा र। तो यहां आवृत्ति, एक र के पीछे कई र चल रहे हैं, आवृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब है कि यह अनुप्रास अलंकार होगा। आप अगर आपने इसको जान लिया कि अनुधान प्रास यानी पीछे पीछे चलता है, तो चलता है वर्ण। अरे भैया रेलगाड़ी देखे हो कि नहीं, तो इंजन होगा, इंजन में डिब्बे लगे होंगे, डिब्बे किसके चलते हैं, इसी के सहारे चलते हैं, यानी इसका इंजन है अनुप्रास। इस अनुप्रास में जो अन्य डिब्बे हैं वर्ण, वो आवृत्ति होते चले जाएंगे, आवृत्ति होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, और जब होंगे तो वह अनुप्रास की श्रेणी में आता है। यानी इस तरह से आयोग कभी कभी आपसे इतना घुमाएगा, और हमको आयोग का एक उद्देश्य होता है कि हम सही विकल्प की ओर न जाकर के गलत आंसर में प्रवेश करें, और हमारा जो विद्यार्थी है सही विकल्प की तलाश कम करता है, सीधे वो गलत प्रश्नों पर अपना ध्यान आकृष्ट करता है। इसलिए अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, कुछ नहीं है, न पीना बुरा है न पिलाना बुरा है, पी करके होश में न आना बुरा है। आप न तो परिभाषा याद करेंगे, न तो उदाहरण याद करना नहीं है मेरे भाई, इसको आपको समझना है। अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया, कोई आपको हिला नहीं सकता है। आइए हम चलते हैं अनुप्रास के भेद पर। अनुप्रास के भेद। अनुप्रास अलंकार के जो भेद बताए गए, उस भेदों में जो है कई चीजें आती हैं। पहला भेद आया छेकानुप्रास। अगर इस छेकानुप्रास का अर्थ आपको समझ में आ गया मेरे मित्र, तो आप इस अलंकार में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे, चाहे जितना भी आपको घुमाए। दूसरा इसका जो भेद होता है वह होता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तीसरा जो अलंकार माना गया वह हो गया लाटानुप्रास अलंकार। और इसका जो चौथा भेद माना गया वह माना गया श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। पांचवा जो इसका भेद माना गया अंत्यानुप्रास अलंकार।
यानी इसके 5 भेद माने गए। पहला भेद है छेकानुप्रास, दूसरा आया वृत्त्यानुप्रास, तीसरा आया लाटानुप्रास, चौथा आया श्रुत्यानुप्रास और पांचवा हुआ अंत्यानुप्रास। प्रिय विद्यार्थियों, अगर इसके नाम को देखें, इसका पहला कारण क्या है? छेकानुप्रास, छेक शब्द जो है छेक शब्द से बना है। छेक शब्द यानी छेक का अर्थ क्या है? तो जब इस पर कभी आप ध्यान देंगे तो छेक शब्द माने होता है घेरना। यह संस्कृत के यहां से आया। अब इस अलंकार में घेरा गया होगा। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और इस रास्ते में ये आप खड़े हैं, एक आदमी इधर से आया और यहां आपके सामने प्रकट हुआ है, हाथ में कट्टा लिया हुआ है, तो ये आपको घेरा कि रोका? घेरा नहीं, ये रोकने की श्रेणी में आएगा। और अचानक आप जा रहे हैं, एक आदमी यहां खड़ा हो गया, कि यहां खड़ा हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, तो ये आपको रोक दिए। तो दोनों में अंतर है। यानी हम लोग यही गलती करते हैं, हमारे किताबों में भी कहीं कहीं गलतियां देती हैं। यहां इस अलंकार की एक विशेषता होगी, इसमें वर्ण से घिरा होगा। अब देखिए, वर्ण से घिरा होगा यानी एक से अनेक वर्ण होंगे। अरे भैया, जब अनेक वर्ण होंगे तभी तो ये घेरा जाएगा ना। तो एक से अनेक वर्ण की आवृत्ति होगी, एक वर्ण नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, इसका क्रम आ जाता है। एक से अनेक वर्णों की जो आवृत्ति होगी, इसमें पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। इसमें यह है, जैसे कि अगर आप इसको उठा के देखेंगे तो इसके उदाहरण आपसे बहुत मिलेंगे। एक उदाहरण मैं बता दे रहा हूं, विस्तृत का नील नवल रस बरसो अपांग के घन से। प्रिय छात्रों, अगर इसमें आप देखेंगे तो आवृत्ति आपको मिलेगी। पहली आवृत्ति न की है, दूसरी आवृत्ति ल की है, तीसरी आवृत्ति र की है, चौथी आवृत्ति स की है। अब यहां भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि उपर्युक्त उदाहरण में किन किन वर्णों की आवृत्ति हुई है। पहला क्वेश्चन, यानी इसमें आपसे पूछेगा किस किस वर्ण की। तो यहां आप देखेंगे कि न ल र स वर्ण की आवृत्ति हुई। अब जब न ल र स वर्ण की आवृत्ति हुई तो अनेक वर्ण हुए, सीधी सी बात है। और जब ये अनेक वर्ण हुए तो अनेक वर्णों से घिरा होने वाला जो अलंकार होगा वो हमारा छेकानुप्रास होगा। यानी कहने का अभिप्राय है कि इसमें एक से अनेक वर्ण की आवृत्ति होगी। अब आज देखिए, हम लोग चलते हैं एक दूसरे की ओर। वृत्त्यानुप्रास अलंकार।
वृत्यानुप्रास अलंकार। इस मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग नाम पर ध्यान देंगे कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसको आप अगर अपने मानस पटल पर बैठा लिया तो आप जिंदगी में गलती नहीं करेंगे। यहाँ देखिए इसकी जो आवृत्ति होती है वृत्य धन वृत्त, इसमें एक शब्द आया, धन की बात छोड़ दीजिए, वृत्य। तो इस वृत्त का अर्थ हुआ, अब यहां आपसे वृत्त का अर्थ पूछा जाएगा। अगर इसका ये अर्थ आपको मालूम हो गया तो इस अलंकार में आप जिंदगी में गलती नहीं करेंगे। यही वृत्त में का मतलब होता है। हमारा जो विद्यार्थी है वृत्त का मतलब यह बना लेता है। क्यों? यहां शब्द की ओर नहीं देता, रटा रटाया चलता है, रटा रटाया चलता है। यही गलती होगी। वृत्य दिया, यहां शब्द है वृत्य। यह जो गोला हमारा बना वह वृत्त है। यहां दिया है वृत्य और यहां हम बता रहे हैं इसका अर्थ वृत्त। यही गलती है। जैसे आप लोग एग्जाम में देखते हैं कि भित्ति चित्र बनाए, भित्ति चित्र, भित्ति माने ही इसका एक दूसरा दिया गया वृत्य। तो दोनों शब्दों में अंतर है मेरे भाई। यहां देखिए यहां भी दोनों में अंतर है। इस वृत्त का मतलब ही होता है नियम या आदत। नियम या आदत, यानी अब दोनों में अंतर आप समझे होंगे कि नियम होगा या तो आदत होगा। धन नहीं है, या आदत होना है। तो कहने का मतलब है कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति नियमानुसार हुई हो, नियमानुसार, नियमानुसार का मतलब क्या है? जैसे अभी आपने एक उदाहरण पढ़ा रघुपति, एक शब्द हुआ। राघव ये दूसरा हुआ। राजा राम। तो यहां आप देखते होंगे कि ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसका पहला अक्षर क्या है? र। तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर पहला वर्ण, पहले शब्द में जिस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अगर शेष अन्य शब्दों में भी यही क्रम है तो वह नियम के द्वारा प्रयोग, बाय रूल दिया गया है। जैसे हम लोग सब्जी बनाने बैठते हैं तो डायरेक्ट सीधे पहले सब्जी बना देते हो का? नहीं, आलू छीलेंगे, धुलेंगे, यानी पूरी तैयारी करेंगे तब छौंक लगाएंगे। तो जहां पर हम नियम से कार्य कर रहे हैं, नियमानुसार जहां पर वर्णों की आवृत्ति होगी तो वह वृत्यानुप्रास की श्रेणी में आए। यहां भी देखिए र की आवृत्ति हुई, यहां भी र की आवृत्ति हुई, यानी छेका और वृत्या में एक अंतर। अब एक यहां पूछता है, यहां फिर प्रश्न आपसे पूछेगा कि कौन सा अलंकार है? एक प्रश्न पूछेगा। देखिए यहां हम लोगों को विकल्प पर ध्यान देना होगा। जैसे यहां दे दिया अनुप्रास, यमक, श्लेष,
और वृत्त्यानुप्रास। यानी 4 विकल्प दिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वृत्त्यानुप्रास। अब यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? अगर वास्तव में आप देखिए तो इसकी उत्पत्ति अनुप्रास से हुई। ये ध्यान रखिएगा कि अगर अनुप्रास और वृत्त्यानुप्रास ये दोनों विकल्प में दिए गए हों मेरे भाई, यहां तब वृत्त्यानुप्रास नहीं होगा, तब वह सीधे अनुप्रास में होगा। तो इसका सही विकल्प, हाँ, यही एक घुमा देता है। अगर कौन सा अलंकार के स्थान पर दे दिया जाए कि कौन सा अनुप्रास है, जब कौन सा अनुप्रास अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तब तो केवल अनुप्रास देंगे। लेकिन कौन सा अनुप्रास है, तब यह इसके 4 विकल्प देंगे, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, जो अभी आप 5 भेद देखे उसके 4 विकल्प देंगे। तब हमें आपको वृत्त्यानुप्रास पर लगाना होगा। यानी 2 अलंकार अनुप्रास में आपने देखा, एक छेका और एक वृत्त्या। छेका का मतलब है घेरा होगा, अनेक वर्णों की आवृत्ति होगी, वर्ण के क्रम में थोड़ा सा कंप्रोमाइजेशन हो सकता है। लेकिन जब ये वृत्त्या होगा, जहां पर नियमानुसार होगा, आप देखते होंगे नियमानुसार, एनसीईआरटी किताब उठा के देखिए, पहले लड़के को क बनाना होता है तो वह गोला सिखाते हैं, फिर सीधी लाइन खींचते हैं, फिर इस लाइन को तिरछी कर देते हैं, फिर इस तरह का गोला बनाते हैं और आगे जाकर के इस तरह का भी बनाते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ इस पर बड़ा शोध हुआ। अब यहाँ नियमानुसार आवृत्ति हुई है। क्यों हुई है? जब आप लड़के को क बनाने के लिए कहेंगे तो कहेंगे बेटा लाइन खींचो, सीधी तो खींच देगा। जब उससे कहेंगे कि बीच में लाइन खींचो, खींच देगा। जब आप उससे कहेंगे कि इस लाइन में गोला बनाइए तो बना देगा। जब आप उस विद्यार्थी से यह कहेंगे कि इसकी मुंह को टेढ़ा कर दीजिए तो कर देगा। अब इस क को बनाने में भी इसका प्रयोग किया गया है। यानी कहने का अभिप्राय है कि वृत्त्यानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होगी, लेकिन कैसे होगी? नियमानुसार होगी, क्योंकि इसका नाम ही है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हर अलंकार के अर्थ को आप समझिए, उसके नाम को समझिए। उस नाम को अगर आपने समझ लिया तो उस पूरी परिभाषा का समावेश उसके नाम में मिलेगा। प्रिय छात्रों, आज हम लोगों ने अनुप्रास के 2 अंग देखे। शेष अंगों की चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।